जय हिंद। आज की कड़ी में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक विकास से संबंधित सतत विकास, सतत आर्थिक विकास से बनने वाले प्रश्नों के श्रृंखला को आपके समक्ष यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। आप इसमें जितने भी प्रश्नों का उत्तर आप सही कर ले पा रहे हैं, उन संख्या को आप ज़रूर लास्ट में हमें कमेंट में बताइएगा। और हर एक प्रश्न का अगर संभव हो तो उत्तर भी देते चलिएगा, जिससे पता चले कि आप एग्ज़ाम को लेकर के बड़े ही सेंसिटिव हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में आरओ एआरओ के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन हम कई तरह से भी देने वाले हैं। जैसे हम यूट्यूब में आपको या गूगल पे सर्च की हुई चीज़ें भी दिखाते चलेंगे, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। तो आइए पहला प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न कि पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में सही चुनने हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि पोषकीय या सस्टेनेबल होता क्या है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए उसका अच्छे तरीके से संरक्षण भी अगर कर सकें तो वह सस्टेनेबल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे पर्यटन की बात की गई है, तो हम इस ऑप्शन में ही इसे देख लेते हैं। जैसे इस ऑप्शन प्रश्न का सही जो विकल्प है ऑप्शन सी है, और क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंध करना है। यानी आप सांस्कृतिक जो भी आपके कल्चरल जो भी है, इससे संबंधित प्रक्रियाएं और अखंडता के लिए भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप करते रहिए। साथ में पर्यटन का भी विकास करिए, लेकिन पर्यावरण का भी प्रबंध अच्छे से करना है, जिससे हमारा कोई भी प्राकृतिक संसाधन का नुकसान न हो। आइए अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019, तो हम यहाँ बात करेंगे दिसंबर 2023-24 में नई रिपोर्ट आ चुकी है, जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक रिपोर्ट जो है यहाँ पे जारी की गई है। और बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को निम्न वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे हम सीधे सीधे आइए करंट जो जानकारी है उससे रूबरू होते हैं, और इससे थोड़ा और जानकारी हम ले सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा ही इस सतत विकास लक्ष्य को जारी किया जाता है भारत के लिए, और विश्व के लिए भी जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। और यहाँ तक कि इसमें भारत का जो स्थान है पूरा यूएन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो यह है 109। यानी भारत पूरे विश्व में 109 पर आता है। उसमें कुछ गोल्स दिए गए हैं, जैसे गरीबी को ख़त्म करना, समानता को बनाए रखना, और जो विकास के लक्ष्य हैं सबको हिस्सेदारी उसमें बांटना। साथ में कई ऐसे 17 यहाँ पे गोल दिए गए हैं, और उन गोल में जो सबसे अच्छा खरा उतरता है उसे पहला नंबर पर रखा जाता है। लेकिन भारत को 109 स्थान यहाँ पे मिला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें
करंट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बना के रखा है ये चीज़ कि 2023-24 में एसटीजी इंडेक्स आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर 11वां रहा है पूरे ओवरऑल में रैंक के हिसाब से, और स्कोर 67 रहा है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर रहा है पूरे भारत में, अगर देखा जाए एसटीजी गोल को प्राप्त करने के लिहाज से। और इसमें देख सकते हैं कि कुछ राज्यों को कुछ मतलब कि लेवल बनाया गया है, इसे फॉर्च्यूनर कैटेगरी यहाँ पे है। इसमें जो 65 से लेकर के 99 तक 99 तक आते हैं वह फॉर्च्यूनर में होते हैं, और यूपी इसमें शामिल है। इसमें देख लेंगे कि इसमें एसटीजी 7 इंडेक्स में ये स्टेट शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पर जो बात कर रहा है ना, उसे यहाँ पे परफेक्ट स्कोर मिल रहा है, यानी 100 स्कोर मिल रहा है। देख रहे हैं अभी भी हमारा यूपी भी बहुत ज़्यादा कम है, नीचे है अपने लक्ष्य से। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन टेरेटरी को भी इसमें शामिल किया गया है, और कुल 113 इंडिकेटर हैं इसमें शामिल किया गया है। इसके आधार पर ही रैंक और इनके स्कोर तय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं और समझ भी यहाँ पे सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य चीज़ें यह है कि यहाँ पे यूपी जो है 11वें स्थान पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीति आयोग इसे जारी करती है। ठीक है, नीति आयोग इसे जारी करती है। इसमें सबसे फर्स्ट स्तर पर कौन है, फर्स्ट लेवल पर कौन है, कितने उसके नंबर वगैरह हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो है केरला यहाँ पे है, यानी पहला रैंक इसको दिया गया है। देखिए 16 जुलाई 2024 की यह रिपोर्ट है। और यहाँ पे देखें तो मेन मिला के उत्तराखंड और केरला है यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न जो है हमने समझा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में आप बता सकते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन, यह फ्रंट रनर जब यूपी शामिल है, अग्रणी इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए फ्रंट रनर स्टेट में यह शामिल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रंट रनर है ना, यूपी शामिल है क्योंकि यह 67 रैंक पर है, या 67 इसके नंबर हैं, और यह 65 से 99 के बीच जो आते हैं फ्रंट रनर में आते हैं। आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। तो यह प्रश्न अगला कि 2024 के अनुसार कौन सा राज्य एसडीजी में संबंधित प्रदर्शन में देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला तो केरला है, दूसरा है यूके, यानी यूके बोले तो उत्तराखंड, तीसरा है तमिलनाडु, ठीक है, और चौथा है गोवा, ठीक है, और पांचवा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यानी एचपी है, और छठा जो है पंजाब है। ठीक है, यह यहाँ पे स्टेट हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आप किसे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे न गुजरात है और न ही आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से ऑप्शन आप अपने से मिला लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और करते हैं अगला। तो आइए प्रश्न का उत्तर कि यहाँ पे नीति आयोग ने, आप देख रहे हैं कि जो भी एसडीजी रैंक जारी किया है, इसमें बताना है कि इसमें कौन अग्रणी राज्य नहीं है। अग्रणी राज्य नहीं है तो आपने देखा ही केरला अग्रणी राज्य है, तमिलनाडु भी तीसरे नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश यह जो है 5वें नंबर पर है, लेकिन गुजरात यहाँ पे आसपास भी भटक नहीं रहा, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन
सी सही होने वाला है। और आप भी अगर इससे संबंधित जानकारी है तो आप भी मुझे सूचित कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारे दोस्त भाइयों लोग को भी। छठा प्रश्न करते हैं, आइए देखें। छठा प्रश्न शानदार प्रश्न है। बताना है कि कथन ए और कारण ए से संबंधित कूट में से चुन के ऑप्शन बताने हैं। कथन कहता है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल साहब भाई साहब, इतना महत्वपूर्ण है और यह जो है हर एक देश के लिए लागू करना चाहिए। और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा भी इसे संज्ञान में लिया गया है। कारण क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को भी पूरा करे। बिल्कुल ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सटीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही किया जा रहा है। सातवां प्रश्न, यह भी प्रश्न अच्छा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों को परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत के लिए कौन सी परिभाषा यहाँ पे दी गई है? तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर है, समपोषणीय विकास। सभी देखिए प्रश्न एक ही तरह के हैं, इसलिए सेम जो प्रश्न है हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है आपको बताने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से। देखिए जो धारणीय विकास की जो संकल्पना है वह आई कब? तो यह एक जो है पर्यावरणविद थे, नाम था रचेल। उन्होंने अपनी किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग। सबसे पहले इसमें धारणीय विकास को शामिल किया गया 1962 में। तब लोगों के संज्ञान में आया कि नहीं, हमें धारणीय विकास पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में बड़ी समस्या होने वाली है। सारे अगर संसाधन खत्म हो जाते हैं तो फिर हम क्या उपयोग करेंगे। ऐसे ही फिर एक और वैज्ञानिक आए थे, पॉल थे, और उन्होंने पॉपुलेशन पर बुक लिखी थी कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और फिर आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी हमें या हमारे लिए क्या सोचेगी, आप यह समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है धारण क्षमता, यानी ये धारण क्षमता से संबंधित है। और धारणीय विकास का सिद्धांत भी धारणीय क्षमता, यानी कि आप जो धारण कर रहे हैं ना अपने क्षमता अनुसार ही उपयोग करिए, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दीजिए। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आइए 9वां प्रश्न करते हैं। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि सतत विकास का आधार क्या है। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है और आपको पता भी लग गया होगा। इसमें पर्यावरणीय दृष्टिकोण सतत विकास का आधार है, पर्यावरण को शामिल महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं है तो समझिए कोई मतलब नहीं है। 10वां प्रश्न, ये देखिए प्रश्न कि सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है। तो देखिए 1987 में WCED, ठीक है ना, WCED ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी
आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और उसमें यूएन के द्वारा यह जारी किया गया था और यूएन ने तब से सतत विकास पर काम लगातार करते आ रहा है। देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, है ना। देख रहे हैं इसमें डेवलपमेंट को शामिल किया जा रहा है। तो यह ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास भी हो तो वह सतत आर्थिक विकास कहा जाएगा, समझा जाएगा। प्रश्न यह है कि अस्थायी विकास के लिए अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो यहाँ पे हर जगह देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन की बात होगी कि हम इसका उपयोग संरक्षित ढंग से करें, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ते हुए करें, ठीक है। तो 12वां प्रश्न आप देखिए और करिए। किसी भी देश के संदर्भ में निम्न में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल जो कैपिटल है के रूप में समझा जाएगा। तो जो साक्षर जनसंख्या है उसको, या जो भवन और संरचना या मशीन का स्टॉक है देश में उसे समझा जाएगा, या जो जनसंख्या ऐसी जो कार्यशील आयु है यानी वर्क फोर्स है उसे समझा जाएगा सोशल कैपिटल, या उसे समझा जाएगा कि जो समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य बना के रखा है। बिल्कुल यही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व स्तर के लिए भी जरूरी है कि सभी लोग मिलजुल के सामंजस्य के साथ चलेंगे तो विकास बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने अभी देखा इजराइल हमास के बीच में और रूस यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा था, अभी हमने पेपर में देखा कि यूक्रेन तो छोड़िए, हमास या फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पीछे चला गया है कि उसको अभी फिर जो पहले इस समय था वार के पहले डेवलपमेंट उसे पाने के लिए 20 साल तक पीछे जाना पड़ेगा। और अगर लगातार पूरी फिलिस्तीन के लोग वहाँ के मलबा को हटाएंगे तो भी उन्हें 24 घंटे काम करने पड़ेंगे और 5 साल में सारे मलबा हटेगा। सोच सकते हैं कि अब पहले तो मलबा हटाया जाएगा फिर विकास किया जाएगा। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा नुकसान होता है वार से। तो ये क्या कारण है कि हमारे बीच भरोसा और सामंजस्य नहीं है। अगर यह नहीं है तो डेवलपमेंट का अवरुद्ध होना तय है। आइए तो 13वां प्रश्न आप करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यह प्रश्न स्टैटिक हो गया है कि नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है कहाँ पर स्थित है। तो नीम राणा यह राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जितने भी खनन वगैरह किए जा रहे हैं वे सभी टिकाऊ आर्थिक विकास को मॉडल को अपना करके किया जा रहा है। भारत को चाहिए कि ऐसे ही मॉडल पूरे भारत भर में लागू किया जाए जिससे भारत का समुचित और समावेशित विकास हो। तो 14वां प्रश्न आइए करते हैं। आइए अगला प्रश्न 15वां। देखिए कुछ प्रश्न हम छोड़ते जा रहे हैं जो कि रिपीट हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए प्रश्न है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है ऑप्शन ABCD में ए है कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए, कृषि का पुनरुद्धार किया जाए, या शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता हो। तो देखिए भाई हर एक चीज़ का अगर विकास होगा तो उसे ही समावेशी विकास कहेंगे, यानी सुविधा का संरचना का विकास हो, कृषि का भी अच्छे से पुनरुद्धार हो, साथ में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सभी सामाजिक सेवाओं का भी अच्छे से विकास हो और सबके लिए उपलब्ध हो। तो ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर
है। आइए अगला प्रश्न करिए। देखिए ये प्रश्न कितना ज़्यादा अच्छा है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ने की आशा है या बढ़ाने की आशा है। तो देखिए समावेशित विकास बढ़ाना है तो आपको ग्रामीण विकास करना पड़ेगा, कृषि विकास करना पड़ेगा और कृषकों को पर्याप्त साख यानी उनकी जो कमाई है उनको बढ़ाना होगा, उनका इज्जत सम्मान और टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से विकास करना होगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर करने से नहीं हो जाती है। हम पर्यावरण पर बात ही नहीं करें, हम अपने संसाधन या आने वाले जनरेशन पर बात ही नहीं करें, केवल हम राष्ट्रीय आय ऊंची करके बैठ जाएं तो ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आज ऊंची है लेकिन आगे आने वाले समय में आपकी आय जो है सबसे कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि आपके जो संसाधन है प्राकृतिक समाप्त हो जाएंगे जल्द ही। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रप्रसारित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ क्या है? विनियोग। ठीक है, इसमें क्या है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग हो, बिल्कुल समुचित अच्छे से प्रयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जैसे आज के समय देखिए हमारे देश में कई करोड़ टन खाना रोज का रोज खराब हो रहा है। लोग बाहर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं और डस्टबिन में। तो आप देख सकते हैं कि हम उसका सही और समुचित उपयोग नहीं कर पाए और यहाँ तक कि हमारे देश में भूखमरी भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अनाज हमारे यहाँ खराब हो रहा है, भूखमरी भी है। इसका मतलब कि हम उसका सही समुचित उपयोग और उसका बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिसके पास खाना खराब हुआ, अगर हम उसे उठा करके गरीबों के बीच दे दें तो वह उसका उपयोग हो जाएगा, लोग उसको खा भी लेंगे। तो यही बात हो रही है कि संसाधन का अच्छे से उपयोग हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। हमारे पास अगर उत्पादन अच्छा है तो हम गरीबों को बांट देंगे और वह भी अपना समय से भोजन वगैरह कर लेंगे। कुशलता में विकास, यानी वह कुशल अच्छे रहेंगे तो भी काम जो है अच्छे से कर पाएंगे और यह मानव पूंजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न करके आप इसका जवाब दीजिए। अब देखिए ये प्रश्न कि धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए आर्थिक विकास सर्वेक्षण जब किया गया तो पहली बार इसे कब शामिल किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में, यह आपको बताने हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 11 और 12 में। और यही 11-12 आज जो जीडीपी हमारी है उसका आधार वर्ष है। यहाँ से हम अपनी जीडीपी की गणना करते हैं और मिलाते हैं कि कितने ज़्यादा विकास हुआ है, कितना ज़्यादा बढ़ा है हमारी जीडीपी, या जो भी इसमें वृद्धि हम लोग पता करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए, यहाँ पे समावेशी शासन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंग कौन कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी कूट दिए गए हैं 4 कथनों का। तो आइए पहला कथन देखते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान कर दिया जाए तो वह समावेशी विकास होगा या समावेशी शासन होगा। तो भाई साहब ऐसी आपने 1600 में भी देखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और वह भी अगर हम जो देखें कि गैर वित्तीय कंपनी या वित्तीय कंपनी हो, अगर भारत में आएंगी, बैंकिंग वाला काम करेंगी, कुछ भी करेंगी पैसे वाला, तो वह शोषण करेंगे समाज का। उन्हें केवल अपने विकास से मतलब होता है, केवल अपने, उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा देखिए कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति का संगठित किया जाए जिससे लोग भी अपने विकास में शामिल हों। तीसरा है कि जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी किया जाए। और चौथा है कि दोपहर का भोजन जो है उसको और सशक्त किया जाए, उसको और अच्छे से कार्यान्वित किया जाए, जिससे सही भोजन और सही मतलब बिना मिलावट युक्त
भोजन हर बच्चे को प्राप्त हो और सही मात्रा में फल और वगैरह भी प्राप्त हो। तो इस तरह ऑप्शन एक जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी 2, 3 और 4 सही है। देखिए अभी आज ही हमने पेपर में पढ़ा सुबह में कि पेपर में एक देता है कार्टून टाइप का, उसमें नेता लोग जो है एक व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं कि देखो भाई हम विकेंद्रीकरण को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, इसलिए तुम क्या करो कि तुम अपने हिस्से का पैसा लो और खुद तुम अपना विकास करो। ठीक है, अपने हिस्से का पैसा लो। और देखिए चुनाव में यही हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, नेता सबको हिस्सा बांट दे रहे हैं कि इतना इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। अब जो है 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार को दे करके बोल रहे हैं कि भैया हमने आपको पैसा दे दिया, अपना खुद का विकास कर लीजिए। और लोग ले भी ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ ले लेंगे तो जो है हमारा इससे विकास हो जाएगा, लेकिन इससे देखिए माहौल जो है गलत हो रहा है और आपका एक वोट पूरे विश्व को नरक की तरफ ले जाएगा, गर्त की तरफ ले जाएगा। यह विकास नहीं होगा। और आपका जो 2000 है ना, वो आप उसका उपयोग क्या करेंगे, जानते ही हैं। जो पैसा फालतू का या जो पैसा बिना मेहनत का आता है ना, उसका वह पैसा भी बिना मेहनत में ही जाता है, यानी दारू में जाएगा या गलत व्यसन में चला जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कोई डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई एक ही प्रश्न में पूछा जाता है, या इसको ऑप्शन न देके इसको ही प्रश्न बना के ऑप्शन दे दिया जाता है। लेकिन ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में हमने देखा है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे यूपी एस यानी उत्तर प्रदेश की जो पेट वगैरह कराती है संस्था, वह भी इसमें शामिल है, ऐसे प्रश्न को लाती है। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम करते हैं और सभी एग्ज़ाम को यहाँ से टारगेट करेंगे और सभी एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। ऑप्शन यहाँ पे है यह कि निम्न मृत, देखिए क्या करना है कि जनसांख्यिकी संक्रमण है और इसे हम कूट की सहायता से क्रम निर्धारित करेंगे। बताना है कि इसमें कौन सही होगा। देखिए, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे पहला होना चाहिए, दूसरा यह जो है फर्स्ट होना चाहिए। कैसे कि शुरू में क्या होता है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। आप यहाँ से बस कुछ नहीं 30-40 साल पीछे जाइए, 50 साल पीछे जाइए, तो आपको दिखेगा कि हर एक घर में 4 से 5 लोग जो है एक व्यक्ति के बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जन्म दर ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। और देखेंगे कि वहाँ पे लोगों के 5 बच्चे हुए, 10, 6, 7 बच्चे हुए, लेकिन सभी बच्चे मर जाते थे, केवल एक आध बच्चे बचते थे। कई लोग के तो वो नहीं बच्चे बचते थे, इसलिए वो जो है लास्ट तक जो है प्रयास करते रहते थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों था आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे, ये दूसरा बन जाएगा, यानी तीसरा वाला कि फिर जन्म उच्च दर हुआ लेकिन मृत्यु दर कम हुआ। वही 40-50 साल के फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, 20 साल पीछे जाइए, तो वहाँ पे देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे 3 से 4 व्यक्ति पैदा कर रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन मर कोई नहीं रहा, कोई नहीं मरा। 4 के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे हैं सही, क्योंकि दवाओं का अच्छा खासा विकास हुआ और लोग जो है उसको दवाओं का उपयोग करके जो है ज़िंदगी को बचा लिए, मृत्यु नहीं हो पाया। तो दूसरा हो गया। और तीसरा जो है यह हो जाता है कि अब ठीक आज से 10-20 साल बाद देखेंगे तो लोग एक बच्चा पैदा करेंगे और वह बच्चा कभी नहीं मरेगा, जो है वह लगभग 60 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक जिएगा। तो यह इसका सही क्रम है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3 हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं? 2, 3, 1, 2, 3, 1, यानी ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो अगला प्रश्न आप करिए और कमेंट में बताइएगा क्या इसका उत्तर हो सकता है। यही प्रश्न लास्ट था और इससे जुड़ा अगर कोई मेरे लिए सुझाव हो
तो ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ।